बेटा क्या करूं, तेरे ही लिए तो दिन रात पूजा किया करती हूं। ठाकुर जी से तेरे खाने के लिए मांगती हूं। क्या तेरे मांगने से ठाकुर जी खाने को दे देंगे? क्यों ना देंगे? तमाम दुनिया को देते हैं, तो क्या मुझी को ना देंगे? तो देते क्यों नहीं? मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगू। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जानते हैं दोस्तों, ये गाना साहिर लुधियानवी जी ने लिखा था। कितना खूबसूरत और कितना सच्चा। बस ऐसी ही कुछ सच्ची है हमारी आज की कहानी, विश्वास का फल, जिसे लिखा है हिंदी के विख्यात साहित्यकार माधव प्रसाद मिश्र जी ने। वे सुदर्शन नामक एक हिंदी पत्र का संपादन करते थे। उनका जन्म भिवानी हरियाणा में हुआ था। कुछ लोगों का विचार है कि हिंदी के द्विवेदी युग का सही नाम माधव प्रसाद मिश्र युग होना चाहिए। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। विश्वास का फल, माधव प्रसाद मिश्र। बड़े बड़े मकानों, बड़ी बड़ी दुकानों, लंबी चौड़ी सड़कों, एक से एक बढ़ के कारखानों और रोजगारियों की बहुतायत ही के सबब से नहीं, बल्कि अंग्रेजों की कृपा से सैर तमाशे का घर बने रहने और समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तरक्की पाते रहने के कारण इस समय कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपा पात्रों का घर हो रहा है, उतना बंबई के सिवा और कोई दूसरा शहर नहीं। साथ ही इसके इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले, दीन लाचार तथा और तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले छोटे छोटे, तंग, गंदे और पुराने मकानों तथा उसी डब की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। अस्तु इस समय हम कलकत्ते की खूबी और खराबी का बयां करने के लिए तैयार नहीं हैं, जो यहाँ का खुलासा हाल लिखकर पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करे, बल्कि वहां के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर पाठकों को एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं। कलकत्ते की एक तंग, अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान की नीचे वाली कोपड़ी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े टकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित्त किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता और वह आंखें बंद किए माला जपते अपने ध्यान में लगी हुई है और उस कोठरी का दरवाजा अध खुला सा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं, तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाजा सहज ही में मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अध खुली सी गठरी, दूसरे कोने में पानी की एक ठेलिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे काली पैंदी की हांडी टंगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यही हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पानी वाले घड़े के दाहिने तरफ चूल्हा और उसके सहारे छोटी छोटी 2 रिक्बियां रखी हैं, वे भी साबुत नहीं हैं। बाईं तरफ जहां औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौखुटा चबूतरा बना है, जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ उपासना कर रही है और उसके पास ही एक चक्की भी गड़ी हुई है। इतना होने पर भी उस कोठरी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है,
गोबर से लीप कर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई हुई है। स्त्री का जप पूरा हुआ और वह तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखा ही चाहती थी कि कोठरी का दरवाजा खुला और एक 8 या 9 वर्ष का बालक अंदर आता हुआ दिखाई दिया। बालक: मां, तू पूजा कर चुकी? स्त्री: हां बेटा, कर चुकी। बाहर हरि खड़ा है, कहता है पाठशाला में जाने का समय हो गया। मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? स्त्री लंबी सांस लेकर और माला रखकर: बेटा, आज तो कुछ खाने को नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूं भी नहीं मिला जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतजाम करती। नवीन की मां ने गेहूं देने के लिए 10 बजे बुलाया था, सो अब मैं जाती हूं। तो मैं पाठशाला में न जाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तू तो दिन भर पूजा ही किया करती है, खाने को तो लाती नहीं। बेटा, क्या करूं, तेरे ही लिए तो दिन रात पूजा किया करती हूं। ठाकुर जी से तेरे खाने के लिए मांगती हूं। क्या तेरे मांगने से ठाकुर जी खाने को दे देंगे? क्यों न देंगे, तमाम दुनिया को देते हैं, तो क्या मुझी को न देंगे? तो देते क्यों नहीं? मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगू। स्त्री डबडबाई आंखों से: ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसी से मेरी आवाज अभी तक उन्होंने नहीं सुनी। तो दूसरे की आवाज कैसे सुनते हैं जिन्हें खाने को देते हैं? स्त्री कुछ सोचकर: रोज रोज के पुकारने से सुन ही लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ देते हैं। हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ देते हैं। हां बेटा, सब कुछ देते हैं। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी और लड़के ने पुनः उससे पूछना शुरू किया: हाँ मां, तो तू ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। बेटा, ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं, वह सब राजों के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या? बैकुंठ कैसा है? बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ हीरा पन्ना जवाहरात जड़े हैं, वहां बड़ा आनंद रहता है। हैमिल्टन कंपनी की दुकान से भी ज्यादा सजा हुआ है। वहां मैं नवीन भैया के साथ गया था, खूब देखा, मगर चपरासी ने भीतर जाने नहीं दिया, कान पकड़ के निकाल दिया। बेटा, मैं क्या जानूं हैमिल्टन कौन है और उसकी दुकान कहाँ है, पर ठाकुर जी के बराबर दुनिया में किसी का मकान न होगा। ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी ही है या कोई और भी है? जैसे मेरा नाम गोपाल भी है, लल्लो भी है। हाँ बेटा, तुम्हारे तो 2 ही नाम हैं, मगर उनके हजारों नाम हैं। सबसे बड़ा नाम उनका कौन है? लक्ष्मीनाथ। अच्छा बेटा, अब तू जरा यहां बैठ, मैं नवीन की मां के पास से जाके पीसने के लिए गेहूं ले आऊं, तब तेरे खाने पीने का भी बंदोबस्त करूं। आज तू पाठशाला मत जा, कल जाइयो। अच्छा मां, तू जा, मैं यहां बैठा बैठा लिखूंगा पढ़ूंगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। स्त्री की आंखें अच्छी तरह डबडबा आई, मगर उसने जल्दी से आंखें पोंछ डाली जिससे गोपाल को मालूम न हो, और पानी पिलाकर घर के बाहर निकल गई। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देर है। कलकत्ता के बाजारों की रौनक पल पल में बढ़ती जाती है, और बाजारों को छोड़कर हम अपने पाठकों को उस बाजार में ले चलते हैं जिसकी दोनों मंजिलें सैर तमाशों के शौकीनों के दिल में ठंडक देने और मन चलो की झुकी हुई गर्दनें ऊपर की तरफ उठा देने वाली है। इसी बाजार में हम एक दोहरे टप वाले फिटिन, जिसमें आगे बैलों की जोड़ी जुती हुई है, धीरे धीरे जाते देखते हैं। इस गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का रईस बैठा हुआ है और उसके सामने की तरफ 2 आदमी, जो उसके आश्रित होंगे, भी बैठे कभी कभी कुछ बातें करते जाते हैं। रईस की निगाह दोनों तरफ की दुकानों और कोठी पर पड़कर उसके दिल में तरह तरह के भाव पैदा करते जाते हैं। अकस्मात उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी, जो सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने का उद्योग कर रहा था, मगर उसके मुंह तक हाथ न जाने के कारण वह बहुत ही दुखी होकर तरह तरह के तरकीबें कर रहा था।
धीरे धीरे यह फिटिन भी उसके पास तक जा पहुंची और उस लड़के की सूरत, शक्ल तथा उस समय की अवस्था पर रईस को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का, जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, शायद किसी दुकानदार का शागिर्द या नौकर है और उसी ने इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरा किए बिना यहां से टलना नहीं चाहता। रईस ने अपने एक मुसाहब को, जो उसके सामने की तरफ बैठा हुआ था, गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की कठिनाई को दूर करने का इशारा किया। गाड़ी खड़ी की गई और वह मुसाहब नीचे उतरकर लड़के के पास गया। बोला, ला, तेरी चिट्ठी मैं इस डब्बे में डाल दूं। इसके जवाब में लड़के ने सलाम करके चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। मुसाहब की निगाह जब लिफाफे पर पड़ी तो चौंक पड़ा और वह लिफाफा रईस के पास नाम दिखाने के लिए ले आया। लड़के को यह बात कुछ बुरी मालूम हुई, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के छिन जाने का भय हुआ। इसलिए वह भी उस मुसाहब के पीछे पीछे गाड़ी के पास तक चला आया और रोनी सूरत से उस रईस के मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी इस अवस्था पर रईस का दिल और भी हिल गया। उसने लिफाफे पर एक नजर डालने के बाद उस लड़के से कहा, डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी ले न लेंगे। इस पर पता ठीक ठीक नहीं लिखा है। इसी से यह आदमी मुझे दिखाने के लिए ले आया है। कहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में पता लिख दूं, जिससे चिट्ठी जल्दी ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। लड़के ने खुश होकर कहा, हां, लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर यह लिखा हुआ था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास चिट्ठी पहुंचे, स्थान बैकुंठ। रईस ने अंग्रेजी में उस पर यह लिख दिया, एम प्रताप नरेन, हरिसन रोड, कैलकाटा। लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था, इसलिए वह इस बात को कुछ समझ न सका। इसके बाद रईस ने उस लड़के से, जो बातचीत करने में बहुत तेज और ढीठ भी था, पूछा, तुम्हारा मकान कहां पर है? लड़का हाथ का इशारा करके, उस तरफ, बड़ी दूर है। रईस प्यार से उसका हाथ पकड़ के, आओ हमारी गाड़ी पर बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़का गाड़ी पर सवार हो गया। रईस ने उसे अपने बगल में बैठा लिया। गाड़ी पुनः धीरे धीरे रवाना हुई और रईस तथा उस लड़के में ये बातचीत होने लगी। यह चिट्ठी तुमने अपने हाथों से लिखी है? हां। किसके कहने से लिखी है? अपनी खुशी से। तुमने कैसे जाना कि ठाकुर जी किसी का नाम है? मेरी मां रोज उनकी पूजा किया करती है, उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। तुम्हारी मां ने तुम्हें धोखा दिया? मेरी मां कभी झूठ नहीं बोलती। सब कोई कहते हैं कि लल्लो की मां झूठ नहीं बोलती। तो क्या यह चिट्ठी तुमने अपनी मां से छिपा कर लिखी है? हां, अगर मेरी मां सुनेगी तो मुझे मारेगी। रईस लड़के की पीठ पर हाथ फेर के, अरे नहीं नहीं, तुम डरो मत, हम तुम्हारी मां से यह हाल न कहेंगे। हमारा कोई आदमी भी ऐसा ना करेगा। अच्छा यह तो बताओ कि चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है? इसका जवाब लड़के ने कुछ भी न दिया। रईस ने 2-3 दफे यही बात पूछी, मगर कुछ जवाब न आया। आखिर यह सोचकर चुप हो रहा कि आखिर वह चिट्ठी मेरे यहां पहुंचेगी, क्योंकि मैंने उस पर अपना पता लिख दिया है। अस्तु, जो कुछ उसमें होगा मालूम हो जाएगा। इतने ही में लड़का चौंक पड़ा और गद्दी पर से कुछ उठकर बोला, वह मेरी गली आ गई, मुझे उतार दो। रईस की आज्ञानुसार गाड़ी खड़ी की गई और वह लड़का उतरकर अपने उसी मकान में चला गया, जिसका परिचय हम पहले बयां में दे आए हैं। मगर रईस का इशारा पाकर उसका एक आदमी लड़के के पीछे पीछे गया और उसका मकान अच्छी तरह देखभाल आया। इसके बाद गाड़ी वहां रवाना होकर तेजी के साथ एक तरफ को चली गई। हमारे परिचित रईस महाराज कुमार प्रताप नारायण की अवस्था आज कुछ निराले ही ढंग की हो रही है। वह ऊंचे दर्जे का अमीर और जमींदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था और बिना औलाद के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज मालूम होता है कि उसकी तमाम बनावटी खुशियों का खून हो गया है और उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा है, जिसके सबब से उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम के आंसुओं का सोता बहा रही है। गोपाल लड़के के हाथ की लिखी हुई कल वाली चिट्ठी,
जिस पर उसने अपना पता लिखकर डाक के डब्बे में छुड़वा दिया था, उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बार बार पढ़कर भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। उस चिट्ठी का यह मजमू था। श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ, मैंने अपनी मां से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो। जो कोई जो कुछ मांगता है तुम वही देते हो। तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? दया निधान, आज मैं दिन भर का भूखा हूं। मेरी मां न मालूम कै दिन की भूखी है। मेरे घर का रोज ही यही हाल रहता है। कब तक मैं लिखा करूंगा? कृपया कर मेरे लिए 2 सेर लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं, मेरी मां और मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी रोज खा लिया करें। मैंने आज तक लड्डू कभी नहीं खाया, मैं उसका स्वाद नहीं जानता। पुनः पढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हां, व्यर्थ ही इतने दिन भूल भुलैया में घूमते हुए नष्ट किए। हां, एक दिन भी ऐसा सरल विश्वास भगवान पर ना हुआ। आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है। निस्संदेह तुझ पर जो भरोसा और विश्वास रखता है उसी का बेड़ा पार है। अच्छा पतित पावन, अब मैं भी तेरे दरवाजे की खाक छानूंगा और देखूंगा कि तेरी लंबी भुजा के सहारे मुझ अधम का क्यों कर उद्धार होता है। इतने ही में कमरे का दरवाजा खुला और विपिन बिहारी बाबू वकील हाई कोर्ट की सूरत दिखाई दी, जो बड़े ही नेक भोले भाले तबीयत के आदमी थे और जिन्हें महाराज कुमार प्रताप नारायण ने एक वसीहतनामा लिखने के लिए बुलाया था। आओ देखे तो सही, इस समय हमारा गोपाल कहां है और क्या कर रहा है। देखो, वह अपनी मां के पास बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है। वह डरता डरता कह रहा है, मां, मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है। वह आज जरूर पहुंच गई होगी। तू कहती थी कि वह पत्र भर में तमाम दुनिया की खबर ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हांडी पहुंच जाएगी। आज तू मेरे खाने की फिक्र ना कर, इत्यादि। और उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। इतने ही में दरवाजे के बाहर से किसी ने गोपाल कहकर पुकारा, जिसे सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद जब लौटकर अपनी मां के पास आया तो उसके हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में एक चिट्ठी। गोपाल ने खुशी खुशी अपने मां से कहा, देख मां, मैं कहता था ना कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है। आहा हा हा, एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है। देख यह चिट्ठी है। गोपाल की बात सुनकर उसकी मां भौचक सी हो गई और वह ताज्जुब भरी निगाहों से गोपाल का मुंह देखने लगी। दिल के अंदर से उठे हुए जोश ने उसका गला भर दिया था और वह कुछ बोल नहीं सकती थी। जब गोपाल ने चिट्ठी उसके हाथ में दी तब वह खोलकर पढ़ने लगी, जिसका मतलब यह था, ठाकुर जी ने 2 सेर लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, सो आज से बराबर तुम्हारे पास पहुंचा करेगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हाल कुछ दिन बाद मालूम होगा। गोपाल की मां को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह ताज्जुब भरी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती और कभी लड्डू तथा चिट्ठी की तरफ ध्यान देती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या हुआ और क्यों कर हुआ, मगर गोपाल को इन सब सोच विचारों से क्या संबंध था। वह उसी समय थोड़ा सा लड्डू लेकर घर के बाहर निकल गया और अपने हमजोली तथा साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से बांटकर घर चला आया। इसके बाद खुद भी लड्डू खाए और अपनी मां को भी जिद करके खिलाया। 15 दिन तक नित्य एक आदमी आकर गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता और उसकी मां तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती। इसके बाद 16वें दिन जब महाराज कुमार प्रताप नारायण की चिट्ठी एक वसीहतनामे के साथ सरकारी वकील की मार्फत उसके पास पहुंची, तब उसे मालूम हुआ कि गोपाल के सच्चे प्रेम
विश्वास और भोलेपन ने उसकी हुर्मत और औकात तथा जिंदगी के ढंग का कैसा काया पलट कर डाला है और उसके घर पर लड्डू पहुंचाने वाले महाराज कुमार प्रताप नारायण के दिल पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा कि उसने अपनी तमाम जायदाद का मालिक गोपाल को बनाकर इसलिए ब्रज यात्रा की कि उसी भक्त वत्सल पतित पावन बैकुंठनाथ के प्रेम में अपना जीवन समाप्त करके सच्चे सुख का लाभ करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? पीयूष अग्रवाल की जुबानी? हमें जरूर लिखकर बताएं। hello@piyushagarwal.com पर आपके खत और मैसेजेस का हमें इंतजार रहता है। और हाँ, अपने अंदर के उस छुपे हुए बच्चे को आज खेलने दे बाल दिवस के मौके पर। फेसबुक पर हमारे नए ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। मेरे साथ और कई लेखक और कई कहानी प्रेमी वहां मौजूद हैं। फेसबुक पर सर्च करें कहानी KAHANI क्लब KLUB कम्युनिटी, कहानी क्लब कम्युनिटी। इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।